Happy Teachers Day. Oh wow, thank you. It's so beautiful and so nice. Thank you, beta. नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरे हिसाब से गुड मॉर्निंग 1 बजे, जल्दी है ना आज। एनीवे, चलिए मेरे साथ कौन है देखिए। कितनी ब्यूटीफुल एक गर्ल है, लेडी है, क्या बोलेंगे आप इसको। शी इज सो ब्यूटीफुल। एनीवे, शी इज शुमोना एंड आई थिंक 1-1.5 महीना हुआ हमारे। हाँ, 1.5 महीना पहले वो आई मेरे पास डांस सीखने के लिए। और मुझे ना उसको देख के ये लगा कि शायद जस्ट जॉब मिला मुंबई में इसलिए आई होगी। फिर बाद में पता चला कि नहीं, वो जापान से यहाँ आई है। अब बाकी बातें तो हम करेंगे, पर जापान सुन के ही ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि दे आर वेरी रूड और थोड़ा सा ऐसे सबको दूर रखते हैं। बट रीज़न ये मुझे लगता था कि टेक्निकली वो लोग इतना ऊपर है। शायद दुनिया में एक ऐसे जापान है जिसमें मतलब जब सोचो ना ऐसा लगता है ऐसे भी इंसान कर सकते हैं, जो अगर कोई ऐसे कोई कंट्री है तो दैट इज़ जापान। तो मुझे ऐसा था, आप उसको पूछती हूँ क्योंकि वो जापान से आई है। तुम कितने साल जापान में रहे? मैं 6 साल रह चुकी हूँ जापान में। 6 साल, ओके। जापान के राजधानी कैपिटल टोक्यो में और टोक्यो का हार्ट शिबुया में मैं रहती थी। ओके, तो जो मैं बोल रही थी अभी जापान के बारे में, जापानीज के बारे में कि वहाँ के लोग ऐसे होते हैं, ये सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर से जैसे लगता है कि जापानीज बहुत रूड है और किसी से मिलते जुलते नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। बल्कि वो तो बहुत हम्बल है और मतलब वो बहुत ही हेल्पफुल है और वेलकमिंग पीपल है। क्योंकि मैं जब जापान में गई थी, छोटे छोटे बहुत इंसिडेंट्स हैं जो अभी याद आ रहे हैं। मैं पहले जाके तब मेरा गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा था, तो कहीं से मैं घर वापस आ रही थी और मुझे घर का पता नहीं मिल रहा था। मतलब घर मुझे नहीं मिल रहा था, पता तो था लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। उतना बड़ा शहर टोक्यो में और बहुत छोटे छोटे रोड्स हैं, तो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैं जाके क्या करूं, और फिर हस्बैंड का भी तब मोबाइल नंबर चेंज नहीं हुआ था। मतलब तुरंत जापान में जाके मैं निकल गई थी। तो मैंने एक रोड में चलते हुए किसी से पूछा कि कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। तो उसको मुझे देख के पता चल गया था कि उसको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन उसको समझ में ये आ गया कि मैं शायद खो चुकी हूँ, मुझे जाना है कहीं। तो उन्होंने 1-1.5 किलोमीटर मेरे साथ जाके मुझे घर पहुँचा दिया। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब कहीं आप एक दूसरे देश में जाके किसी अनजान आदमी से अगर आपको ऐसे एक हेल्प मिले तो ये बहुत बड़ी बात होती है। राइट, ये तो सच में ही बहुत बड़ी बात है। इंडिया में स्पेशली मुंबई किसी के पास टाइम ही नहीं होता कि आपसे बात करें। वहाँ आपको 1-1.5 किलोमीटर साथ में जाके आपका घर पहुँचाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब एक्चुअली हम लोग शायद दूर से देखते हैं इसलिए हमको ऐसा लगता है। और जो तुमने कहा शायद क्योंकि इंग्लिश नहीं जापानीज में जहाँ मतलब जापान के लोगों में प्रॉब्लम यही है कि हमारे जनरेशन में लोग अभी इंग्लिश थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, लेकिन इसके पहले का जो थे तो बुजुर्ग लोग उनके टाइम में इंग्लिश उतना नहीं आता था उन लोगों को। तो यही एक वजह हो सकती है कि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते और नहीं तो शाई है, मिलना नहीं चाहते, इसलिए चुप रहते। लेकिन कभी मतलब मैंने देखा है अगर आप उनके पास जाओ और कोई हेल्प के लिए आप कुछ मांगो तो वो तो हमेशा तैयार होते हैं हेल्प करने के लिए। मतलब विदाउट नोइंग योर लैंग्वेज ऑलवेज दे। तो ये तो एक्चुअली सच में मतलब बहुत अच्छी बात है जो हमें पता नहीं है। तो हम शायद दूर से कुछ और सोच लेते हैं। और तुम मतलब 6 साल ही बाहर रहे कि और भी कहीं रहे? नहीं, इसके पहले मैं चाइना में रहती थी। तो चाइनीज लोग जैसे वो बच्चे बहुत पसंद करते हैं और वो लोग फैमिली के साथ रहना बहुत पसंद करते हैं। तो तब चाइना से जब मैं जापान मूव कर रही थी तब मुझे एशियन पीपल के मतलब उनके संबंध में ये तो मालूम पड़ गया कि ये लोग फैमिली ओरिएंटेड हैं और ये पसंद करते हैं एक साथ रहना। तो जापान में आके मुझे और भी अच्छा लगा क्योंकि इतना साफ सुथरा देश है और ऊपर से लोग इतना अच्छे हैं, इतना वेलकमिंग है कि हम दुकान में भी जाते थे, किसी चीज़ खरीदने जाते थे, ऑलवेज
वो ग्रीट करते थे ऑलवेज, चाहे वो ग्रोसरी का शॉप हो, चाहे अच्छा। वो कॉस्मेटिक्स का हो, हमेशा। और फिर मैं जापान में ड्राइविंग सीखी हुई हूँ। तो जापान एक ऐसी देश है जहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस मिलना वो मुश्किल बात है, बहुत कठिन होती है। तो ऐसे भी अमेरिकन ड्राइवर जो जापान आके कन्वर्ट करते हैं, तो वो बहुत सारे ड्राइवर है जो फेल करते हैं, फिर अच्छा। नहीं मिलता है, मतलब बरसों से वो लोग ट्राई कर रहे हैं, मिलता है, मतलब उन लोग का बहुत सारे नियम है, बहुत जो कठिन है। तो मुझे सीखने के दौरान पता चला क्यों कठिन है, क्योंकि वो लोग ना जो रोड में चलते हैं या जो बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं, उन लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे नहीं कि हम 4 व्हीलर चला रहे हैं और बस हम राजा पहले हम जाएंगे, तो ऐसे नहीं। अगर कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग में कोई क्रॉस कर रहा है तो ड्राइवर आके रुक जाता है और ग्रीट करता है, फिर उनको जाने के बाद हो जाते हैं। ये मैंने भी खुद सीखा है। फिर ऐसे बहुत सारे एटिकेट है जो मैंने जापान रहते दौरान सीखा है। ओके। तो जापान में तुम मतलब घर पे थी या कुछ काम करती थी? जापान में शुरुआत में तो मैं कुछ नहीं करती थी, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा था, तब 3-4 महीने का था। फिर उसके बाद मैं इंटरनेशनल स्कूल ज्वाइन किया था, वहाँ पे मैं योगा, डांस और आर्ट टीचर थी, और इसके अलावा भी मैं फ्रीलांसिंग करती थी। ओके, मतलब तुम वहाँ स्कूल में थी, मतलब वहाँ के लोगों के साथ बहुत क्लोजली इंटरेक्शन तुम्हारा हुआ? मेरा स्कूल तो इंटरनेशनल स्कूल था। अच्छा। लेकिन वहाँ पे भी बहुत जापानीज बच्चे आते थे, लेकिन वहाँ का जो माहौल था वो इंटरनेशनल था। लेकिन मेरा जो छोटा बच्चा था, वो जब किंडरगार्टन में जाता था, तो वो थोड़ा जापानीज इन्फ्लुएंस था वहाँ पे। ओके। तो वहाँ पे मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे लोग को सिखाया जाता है कैसे अपना डेस्क साफ किया जाए, कैसे तुम खुद से कपड़े पहनो, शूज पहनो, खुद हाथ धो, टिफिन बॉक्स खुद से साफ करो। तो ये सब उसको एकदम बचपन से सिखाया जाता है। मान लीजिए वहाँ पे एक 1.5 साल का बच्चा आया, तो अभी उनको तो स्पून में अब उतना खाना नहीं आता है, तो वहाँ पे जो 4 साल का बच्चा होगा वो जाके उसको सिखाएगा कि कैसे आपको स्पून पकड़ना है, कैसे खाना है, और वो उसको सारी जो स्कूल का जो एटिकेट है सब सिखाएगा। तो ये सब एकदम बचपन से जापानीज लोग डाल देते हैं। मतलब हमारे देश में जो हम थियोरेटिकली बोलते हैं कि बच्चे देश की भविष्य नागरिक है, देश की भविष्यत है, ये है, पर एक्चुअली हम वो थियोरेटिकली रखते हैं, वहाँ प्रैक्टिकली वो बच्चे को इस तरह से सिखाते हैं। तो और एक बात है, जैसे अभी तुम वहाँ तुम्हारे बच्चे यहाँ आए, यहाँ के स्कूल में अभी दोनों पढ़ते हैं। अच्छा, पहले मैं बता दूं, इनके बच्चे मैं बोलूँ, इनका ना 2 बेटा है। इनको देख के आप गेस कर पाओगे, मुझे नहीं लगता है आप कर पाओगे, इसलिए मैं ही बोल दूंगी। उसका बेटे का कितना बड़ा बेटा है वो थोड़ा बता रहे, बोलो। मेरा जो बड़ा बेटा है उसका उम्र 15 ईयर्स है, वो ग्रेड 10 में पढ़ता है, और जो छोटा है वो ग्रेड 2 में पढ़ता है, 7 ईयर्स ओल्ड। सोचो, इसका एक इतना बड़ा बेटा है। और जब आई थी आपको भी यही लगा होगा, मुझे भी लगा था कि ये जस्ट अभी कंप्लीट किया होगा पढ़ाई और जॉब में लगी है, तब बॉम्बे आई है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे हम इंडियन हैं, ऊपर से हम बंगाली हैं, तो खाने के लिए तो हम बहुत ऐसे हैं, तो वहाँ इंडियन फूड खाना किस तरह से मिलता था तुम्हें? मैं मतलब बहुत मजे की बात बता दूं कि टोक्यो में 200 इंडियन और नेपाली रेस्टोरेंट है। तो ये काफी ज्यादा है टोक्यो शहर में। और इसके अलावा जापान के इलाके में, दूसरे इलाके में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो इंडियन और नेपाली रेस्टोरेंट के अलावा भी वहाँ पे स्पेसिफिकली केरलियन, फिर बंगाली, ऐसे भी काफी सारे रेस्टोरेंट्स है। तो खाना तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता था कि एज ए इंडियन होके कि मिल नहीं रहा है। अच्छा। तो वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। वो तो रेस्टोरेंट में तो कभी कभी खाओगे, पर घर में मतलब रॉ मटेरियल्स टोक्यो में बहुत सारे बांग्लादेशी और इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स है, जहाँ पे हम लोग रोज की जो स्पाइसेस है, दाल चावल जो इंडियन है, तो वो सब मंगा के लेके आ सकते थे। मतलब खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इवन जैसे हमारा भी होता है ना, अगर आप एकदम एक्सट्रीम साउथ में चले जाओ तो खाने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। नहीं, वहाँ पे सब कुछ मिलता था। बंगाली, बांग्लादेशी स्पाइस से लेकर बांग्लादेशी फिश, ये सब भी हमारे लिए एकदम सब कुछ अच्छा खाना। ओके। अच्छा, जापान ये नाम बोलो ना तो अर्थक्वेक, सुनामी, ये पहले ही याद आ जाता है। तो ये ऐसे ही कंट्री है, डेफिनेटली वो लोग फिर से बहुत जल्दी रिकवरी कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं।
पर वो फेस किया क्या तुमने वहाँ? बहुत बार फेस किया है। मुझे मुंबई मूव करने के बाद वो चीज़ बहुत मैं मिस कर रही थी कि हर रोज जो हिलना, अच्छा। वो रोज का बात था कि थोड़ा बहुत तो हिलता ही था, एक आध दिन में 2 रिक्टर स्केल okay. ऐसे हिलता ही रहता था। लेकिन काफी टाइम ऐसे भी हुआ कि बहुत मतलब जो हम लोग बहुत जोर से फील किए और वो काफी डरावना था। लेकिन मैं एक बात कह दूं, जापान में घर ऐसे बनते हैं कि आपको 8 रिक्टर स्केल तक वो संभाल पाते हैं खुद को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर वो कम समय के लिए हो। तो वहाँ का टेक्नोलॉजी ऐसा है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर उससे ज़्यादा हो और ज़्यादा समय तक हो तो सुनामी के डर रहते हैं। तब थोड़े बहुत मतलब थोड़े नहीं, काफ़ी ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर सुनामी होता है। लेकिन मतलब तुमने ज्यादा कुछ फेस नहीं किया, पर छोटा छोटा इतना फेस किया कि यहाँ के मिस कर रहे हो। हाँ, कि मेरा बिल्डिंग क्यों नहीं हिल रहा है। वो आदत बन चुकी थी, वो हमारी आदत बन चुकी थी। हाँ, वो भी अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा झूम लो, ऐसे वाला मामला है। एनीवे, अच्छा अभी बच्चे की बात कर रहे हैं तो बच्चे को बताओ, जैसे वहाँ ही बच्चे बड़े हुए तुम्हारे, राइट? तो यहाँ आने के बाद यहाँ के स्कूल में जा रहे हैं दोनों, तो उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? एक तो मुझे लगता है शायद खाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वहाँ पे इंडियन खाना तो नहीं था जापान में। और खाने के बारे में बात कर दूँ, जापानीज लोग के जो ये जीवन आयु इतना ज़्यादा है, उसका मेन रीज़न है उन लोग का लाइफस्टाइल और खाना। वो लोग इतना स्पोर्टी है और खाना इतना हाई क्वालिटी है। वहाँ के सब कुछ ग्रोसरी वेजिटेबल्स बहुत हाई क्वालिटी है जापान में। तो इसकी वजह से लोग इतने तंदुरुस्त हैं, इतना फिट रहते हैं वहाँ पे। तो हम तो बाहर से भी उठा के खा लेते, सलाद भी बाहर से 7-Eleven से लाके खा लेते थे, कुछ नहीं होने का ज़रूरत भी नहीं था। और जापान एक ऐसा देश है जो इतना कन्वीनियंट है, जो इंडिया के मुझे अभी प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि हर 100 मीटर्स में वहाँ पे 7-Eleven, लॉसन ऐसे करके डिपार्टमेंटल स्टोर रहता है, जहाँ पे आपको पैक्ड फूड तो मिलेगा ही, और हर रोज के लिए ब्रश, टूथपेस्ट, सॉक्स, बनियान क्या नहीं है, सब मिल जाता है वहाँ पे। तो कहीं घूमने जाके अगर आप कुछ भूल गए कपड़े, तो वहाँ से आप उठा सकते हैं, तो ऐसे तो सरवाइव कर लेंगे। तो मेरे बच्चे के लिए जो मैं कह रही थी, फूड एक चीज़ है जो वो मिस कर रहे हैं। तो और शायद मैं सोचती हूँ कि जो बिहेवियर उन्होंने जापान में उनको मिला था, शायद थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकती है। हाँ, शायद समय के साथ साथ थोड़ा, मतलब फिलहाल तुम्हें अभी इंडिया में रहना है। अभी तो इंडिया में रहना है तो आई थिंक हो जाएगा। पर हाँ, प्रॉब्लम तो है ही इंडिया में। एक तो जैसे तुम जहाँ रहे वहाँ इतना हाइजीन मेंटेन होता है, और अभी मुझे लगता है कोरोना के पहले भी दे यूज सैनिटाइजर एंड ऑल। हाँ, और जापानीज पीपल ऑलवेज उनका हैबिट ही है, वो मास्क पहनते हैं। तो ये तो हैबिट ही था। तो इसीलिए कोविड में जहाँ वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन था, जापान में कभी लॉकडाउन नहीं था। अच्छा, लॉकडाउन हुआ? कभी भी लॉकडाउन नहीं हुआ। वहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ यही बनाए थे कि आप जल्दी क्लोज करो, रेस्टोरेंट हो या शॉपिंग मॉल हो, आप 7 o'clock और 8 o'clock क्लोज कर दो, ये नहीं मिडनाइट तक चलता है। वहाँ लॉकडाउन कभी भी नहीं हुआ कभी। क्योंकि मुझे भी ये मैंने देखा है कि वहाँ के बच्चे हमेशा मास्क पहन रहते हैं। तो ये सब एक्चुअली इंडिया में ना, अगर हम चाहे तो भी करना मुश्किल है। तो पॉपुलेशन हमारा इतना है, एंड मेन मुझे लगता है हमारे देश में एजुकेशन का इतना मतलब लेस एजुकेटेड पीपल है हमारे देश में, कि वो अवेयरनेस ही नहीं होता है कि इस तरह से करें। एंड जो तुम खाने का बात किया, वो हमारे देश में फूड क्वालिटी कंट्रोल तो है ही नहीं। क्योंकि लोग ना अपना पैसे के लिए सोचते हैं, चाहे इनको जहर खिला दो, 10 लोग मरने दो, लेकिन मेरा तो पैसा आ गया, ऐसे हमारा है। पर क्या करें, बाकी डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा है, पर मुश्किल तो है हमारे देश में। पर आई थिंक तुम्हें वहाँ जाके तुम्हारा लाइफस्टाइल एंड ये सब भी बहुत चेंज हुआ। हाँ, मुझे लगता है कि मैं 6 साल जापान में रही हूँ। आई एम सो लकी कि मतलब बहुत इन्फ्लुएंस करता है उन लोगों का लाइफस्टाइल, खाना, फिटनेस, और सबसे बड़ी बात उन लोगों का जो स्वभाव है वो इतना अच्छा है। तो वो मुझे काफ़ी मेरा जीवन में वो महत्व रखता है। तो इस नोट पे एक बात बोलूँ, तुम ये चेंज नहीं करना। मतलब ऐसा ना हो कि धीरे धीरे रहते रहते फिर यहाँ के लोगों के जैसे बन जाओ। ये लाइफस्टाइल भी मेंटेन करो जो तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा है, और ये नेचर भी मेंटेन करो, ताकि कम से कम तुम्हें देख के अगर 2 लोग भी इंस्पायर हो
तो थोड़ा तो बेटर है ना, तो इसको मेंटेन हमेशा करते रहना। जी जरूर। एंड देखो उसको दिखने में भी इतना सुंदर है और इतनी प्यारी है, जब पहले दिन ही आई ना तो मुझे वो फील हुआ। और आप समझ सकते हो कि इतना 1-1.5 महीने में हम मिले और मैं सोचा नहीं आप लोगों के साथ मुझे बात करना ही है और शुभना को दिखाना ही है, ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, इतना मतलब अच्छी लगती है ना वो मुझे, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड तुम और मतलब हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हो? मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप एक बार लाइफ में कोशिश कीजिए जापान घुमाने के लिए, क्योंकि इतना सुंदर देश शायद अपने कहीं देखा होगा, इतना साफ, इतना सुंदर, और वो लोग अपने कल्चर को ऐसे मेंटेन किए हैं। Right. वो ज़रूर हम लोग को सीखना बहुत- चाहिए बहुत देख के। सही बात है। तो एक्चुअली आज तो हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं, पर उसका जो लाइफस्टाइल है ना, और जापान का कुछ क्विज़िन सीखा तुमने बनाना? थोड़ा बहुत सीखी है, मतलब वहाँ पे एक्चुअली इतना सारे रेस्टोरेंट ऑप्शंस रहते थे, तो कभी जरूरत लगा नहीं नहीं कि होता। घर में बनाए, तो लेकिन थोड़ा कुछ मैंने सीखे हैं। ओके, तो इसके बाद फिर जब हम मिलेंगे ना तो उसके लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि पूरा दिन करती क्या है और क्या बनाती है, कैसे बनाती है, वो भी खा के मैं जी, बताऊंगी। जरूर। राइट? तो आप सब लोग बहुत अच्छा रहिए और हम प्रे करते हैं कि तुम्हारे फैमिली इंडिया में अच्छे से सेटल हो जाए। एंड मेनली तुम तो एडजस्ट कर ही लोगे क्योंकि ये तुम यहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया होंगी, पर तुम्हारे बच्चे जो इतने साल, और वो बचपन का जो है ना वो ज्यादा रह जाता है, तो बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, सब लोग बहुत हंसी खुशी मतलब मजे में रहे हमारे भी देश में, जो तुम्हारा भी देश है डेफिनेटली, पर बच्चे के लिए ऐसे लगता है कि वो लोग अच्छे रहे, खुश रहे। तो आप लोग भी प्रे करिए कि उसके बच्चे को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए आज इतना ही, बहुत जल्द फिर मिलूंगी। नमस्कार।